तो कैसे हो। चलो आज हम लोग कॉर्निया देखेंगे। कॉर्निया का पहले एनाटॉमी देख लेते हैं, उसका ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई देख लेते हैं, उसका जो लेयर है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जो हम लोग कॉर्निया का डिजीज पढ़ लेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो होगा, आप अगर स्लो देख रहे हो तो आप उसको स्पीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए आसान होगा। चलो देखो, कॉर्निया कॉर्निया मेनली जो है क्लियर ट्रांसपेरेंट है। आपको ने देखा होगा कि ये आई है तो इसके बीच में ये जो आपको ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो क्या आपका कॉर्निया है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो कॉर्निया है। तो देखो इतना पतला सा दिखता है, लेकिन ये इसमें 5 लेयर है। 5 लेयर है तो कौन कौन सा है वो भी देखेंगे। तो देखो ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है और इलेप्टिकल स्ट्रक्चर है। ये पूरा का फ्लैट नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, लेकिन कैसा है इसका सरफेस इलेप्टिकल है। ठीक है, स्मूथ शाइनिंग सरफेस है। आप देखते हो कि बहुत सारे का चेंज होता है, स्मूथ होता है और शाइन करते रहता है बहुत का, किसी का ब्लूइश भी रहता है। तो एवरेज डायमीटर इसका कितना है, एवरेज डायमीटर जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो 12 mm है और वर्टिकल डायमीटर कितना है 11 mm है। 12 mm और 11 याद रखना है। वर्टिकल जो है इसका हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल कितना है 12 mm है। तो ये हो गया इसका एवरेज डायमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो थिकनेस है, इसका थिकनेस ना वेरी करता है। जैसे या मान लो कि कॉर्निया है तो इसका जो मतलब सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है ये कितना है 0.52 mm है, 0 to 5 mm है सेंट्रल पार्ट। लेकिन पेरिफेरल पार्ट जो है थोड़ा सा मोटा होता है, 0.6 mm का होता है। इसको याद नहीं रखना है, इतना थोड़ा सा आप लोग को डिटेल बता दिए। ठीक है, और जो सेंटर का 1/3 जोन होता है ना उसको ऑप्टिकल जोन बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लाइट जाता है रिफ्लेक्ट करके इसी से जाता है। तो ऑप्टिकल जोन 1/3 सेंट्रल 1/3 पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसका ऑप्टिकल जोन बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया का कितना है 1.37 क्वेश्चन है, तो इसको ना याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.37 होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। डायप्ट्रिक पावर ऑफ कॉर्निया कितना होता है, डायप्ट्रिक पावर जो है जैसे कि लेंस का 15 डायप्टर होता है तो इसका कॉर्निया का कितना है 43 to 45 डायप्टर याद रखना। तो टोटल आई का कितना हो जाता है, अगर 45 इसका अप्रॉक्स मान के चलते हैं तो लेंस का 15 मान के चलते हैं तो टोटल कितना हो जाता है 60 डायप्टर हो जाता है आई का। तो ये याद रखना, कॉर्निया का कितना है 45 डायप्टर। अब चलो लेयर में देखते हैं। तो लेयर आप यहाँ देखो आउटर मोस्ट लेयर से लेकर के आउटर मोस्ट अगर बात करेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर में आपने देखा होगा कि सबसे पहले एपिथेलियम है। तो एपिथेलियम कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप का एपिथेलियम है और 3 सेल टाइप्स नेमली बेसल कॉल्यूमनर सेल्स, 2 और 3 लेयर्स ऑफ द विंग सेल्स और सरफेस सेल्स, और नॉर्मली रिप्लेस्ड विद इन 7 days व्हेन डैमेज। देखो जब डैमेज हो जाएगा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये देख रहे हो ये इतना सारा लेयर जो है 5 से 7 लेयर है, इसमें 3 टाइप का सेल है। कौन कौन सा सेल है, बेसल टाइप कॉल्यूमनर सेल्स है और 3 लेयर विंग सेल है और सरफेस सेल है। तो ये किस टाइप का है, बस इतना याद रखना कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप का है। तो सबसे आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, एपिथेलियम हो गया। और उसके अंदर में जो है बॉमेंस मेम्ब्रेन होता है। देखो ये पतला सा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा पीला पीला कलर का, ये कौन सा है बॉमेंस मेम्ब्रेन है। उसके अंदर में दिख रहा होगा कि बहुत सारा आई जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया इसको भी बोल देते हैं या स्ट्रोमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 90% कॉर्नियल थिकनेस का बनाता है। तो स्ट्रोमा सबसे ज़्यादा दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि स्ट्रोमा इतना बड़ा मोटा लेयर है, तो ये 90% बनाता है। ठीक है, और इसके अंदर में जो ये न्यूक्लियस दिख रहा है तो छोटा छोटा न्यूक्लियस दिख रहा होगा, तो ये किसका न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर में केरेटोसाइट होता है। क्या होता है, केरेटोसाइट होता है। और रेगुलरली अरेंज कोलेजन फेब्रिल्स होता है। ग्राउंड सब्सटेंस ये दिख रहा होगा ब्लू कलर का, तो ये ग्राउंड सब्सटेंस है। इसके अंदर में ये छोटा छोटा सेल दिख रहा होगा, तो ये क्या है, केरेटोसाइट है, उसी का न्यूक्लियस है ये। तो ये स्ट्रोमा हो गया। उसके बाद जो है डेस्मेंस मेम्ब्रेन होता है, डेस्मेंस मेम्ब्रेन। ठीक है, और थीन बट स्ट्रॉन्ग होमोजीनस मेम्ब्रेन है ये। थीन है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, होमोजीनस है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और विच कैन रीजनरेट। तो इसमें याद रखना है कि डेस्मेंस मेम्ब्रेन जो है ये रीजनरेट करने की कैपेसिटी इसके अंदर है। ठीक है, और जो इंडोथेलियम है इसके बाद इंडोथेलियम का काम क्या होता है, सिंगल लेयर फ्लैट हेक्सागोनल सेल्स है और सेल डेंसिटी इसका जो है 300 सेल पर mm² है। तो उसको याद नहीं रखना, बर्थ के टाइम में इतना रहता है। तो कॉर्नियल डिकम्पनसेशन अकर्स व्हेन मोर देन 75% सेल्स आर डैमेज। देखो ये जो है एंडोथेलियम बस इसी में जो है ये डेस्मेंस मेम्ब्रेन में रीजनरेटिव कैपेसिटी किसकी वजह से, इंडोथेलियम की वजह से। इंडोथेलियम सबसे अंदर का लेयर है जिसकी वजह से डेस्मेंस मेम्ब्रेन में रीजनरेटिव कैपेसिटी आता है। ठीक है, इट मेजर बाय द स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी। इंडोथेलियम बहुत पतला सा लेयर है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है कॉर्निया, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है कॉर्निया, तो कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो देखो पेरीलिम्बल ब्लड वेसल्स होता है जहाँ पे कॉर्निया और जो आपका स्क्लेरा है उसका जो बाउंड्री है जहाँ पे दोनों मिल रहा है तो उसको बोलते हैं लिम्बस। तो वहाँ उसके सराउंडिंग में जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। तो किसका ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, तो एंटीरियर सिलियरी वेसल्स का। एंटीरियर सिलियरी वेसल्स यहाँ पे आपने देखा, एंटीरियर सिलियरी वेसल्स जो है ये पेरीफेरी कॉर्निया का पेरीफेरी को इन्वेड करता है 1 mm तक, और इसके वजह से इसको ब्लड सप्लाई मिलता है। तो ब्लड सप्लाई इंटीरियर सिलियरी वेसल से जाता है। और इसके जस्ट पीछे क्या है, कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर है, तो एक्वस ह्यूमर की वजह से भी इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और जो है एक्वस ह्यूमर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है। और जो है ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर ये डायरेक्टली ड्राइव कर लेता है। टीयर फिल्म जो आपका आंसू है वो आंसू बार बार आते रहता है, तो उससे एटमॉस्फेरिक एयर से एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन ये कैरी करता है। तो ये आपका न्यूट्रिशनल हो गया। नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई आपने देखा होगा कि ऑप्थेल्मिक ब्रांच ही होता है। ऑप्थेल्मिक ब्रांच किसका, फिफ्थ क्रेनियल नर्व यानी ट्राइजेमिनल नर्व का जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है उससे प्योरली सेंसरी होता है, इसमें मोटर का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो ये प्योरली सेंसरी है। अगर आप टच करोगे तो टच फील होगा, पेन करोगे तो पेन फील होगा, प्रिक करोगे तो प्रिक फील होगा, तो बस ये सेंसरी है। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन हो गया फिफ्थ क्रेनियल नर्व थ्रू नेजोसिलियरी ब्रांच। कौन सा ब्रांच, नेजोसिलियरी ब्रांच के थ्रू सेंसरीज को सप्लाई करता है। तो ये हो गया नर्व सप्लाई। फंक्शन क्या क्या है कॉर्निया का, तो मोस्ट कॉमन फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का फंक्शन है। तो मेजर रिफ्लेक्टिव मीडियम की तरह काम करता है। लाइट आई तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और इंट्राओक्युलर कंटेंट प्रोटेक्ट करता है जो अंदर का सब्सटेंस है आई खोल का, तो उसको बचा के रखता है। दिस इज पॉसिबली
मेंटेन कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। देखो कैसे ये पॉसिबल है कि मेजर रिफ्रैक्टिव मीडियम बना कर रखा है, इंट्राओक्यूलर कंटेंट को मेंटेन करके रखा है, तो इसकी वजह से कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, कॉर्निया का जो ट्रांसपेरेंट रहता है तो वो कैसे मेंटेन होता है और कैसे रिप्लेसमेंट होता है इसके टिश्यू का। तो देखो ये इसके लिए ना 4 चीज़ें। ये तो पहला एवास्कुलर है, इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ब्लड की वजह से ट्रांसपेरेंट है, पूरा ब्लड नहीं है तो एवास्कुलर है, तो उसके लिए पूरा ट्रांसपेरेंट ही मेंटेन है। और जो है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉर्नियल लेमिले। कॉर्नियल लेमिले जो आपका कॉर्निया का 5 लेयर है उसका रेगुलर अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई मोटा है कोई पतला है, तो इसकी वजह से भी पूरा ट्रांसपेरेंट मेंटेन रहता है। और तीसरा है कि रिलेटिव स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, इसमें पानी जमा नहीं होता है, यानी कि ये डिहाइड्रेट रहता है बाकी सब जो स्ट्रक्चर है उसके कंपेरिजन में। तो ये 3 है, एवास्कुलर है, उसका जो लेयर है वो रेगुलर मेंटेन है और डिहाइड्रेट रहता है, तो इसकी वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता है। ये हो गया आपका बेसिक कॉर्निया का 5 लेयर याद रखना है, नर्व सप्लाई, फंक्शन क्या क्या होता है और कैसे इसका मेंटेन रहता है ट्रांसपेरेंसी, तो ये याद रखना। अब देखो डिजीज़ को तो डिवाइड कर रखा है, तो डिजीज़ को हम लोग ये डिवीजन नहीं देखेंगे, लेकिन जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग याद चले जाएंगे बैक्टीरियल या प्यूरलेंट केटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर के बारे में जिसको बात करते हैं, तो उस पर चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए ईजी होगा क्योंकि ये हाईलाइटेड टॉपिक है। तो प्रूलेंट केटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर, जो आपका प्रूलेंट है तो उसमें बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया को देखेंगे, फिर उसके बाद फंगल को देखेंगे, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर वायरल कॉर्नियल अल्सर को भी देखेंगे, तो सबसे पहले बैक्टीरियल को देख लेते हैं। तो ये देखो अल्सर क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम, कॉर्नियल एपिथेलियम का जो कंटिन्यूटी है वो लॉस हो जाता है, तो उसको अल्सर बोलते हैं। तो ये किससे एसोसिएटेड रहता है, तो एसोसिएटेड रहता है टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन से और नेक्रोसिस से। इसमें क्या चीज़ होता है, जब अल्सर होगा तो वहाँ पे कॉर्नियल एपिथेलियम का लेयर हटेगा, टिश्यू इन्फिल्ट्रेट करेगा, जो आपका इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है वो इन्फिल्ट्रेट करेगा, और जो है उसके बाद क्या होगा, नेक्रोस्ट लास्ट स्टेज। तो ये आपका प्रूलेंट है, मतलब कि पस यहाँ पे दिखेगा आपको, और केराटाइटिस मतलब कि कॉर्निया का अल्सर है, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से अल्सर हो जा रहा है, तो ये हो गया। देखो इटियोलॉजी में चले जाते हैं, तो इटियोलॉजी में क्या क्या है, एक्सोजीनस इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वो कौन कौन सा है, देखो स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, स्यूडोमोनास, इकोलाई, ये सब जो है मोस्ट कॉमन सब में दिखेगा आपको, जहाँ पर भी बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो रहा होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, तो वहाँ पे आपको ये सब कॉमन दिखेगा। तो अगर नाम लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ग्राम पॉजिटिव कोकाई का नाम देख लो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस अल्बस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोलाइटिकस, ये सब जो है आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में कौन कौन सा, निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया मेनिंजाइटिस, और जो आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में नोकार्डिया का नाम देखा होगा, कॉर्निबैक्टीरियम का नाम देखा होगा, डिप्थेरी जिसको बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में स्यूडोमोनास हो गया, प्रोटियस हो गया, क्लेबिसिला हो गया। देखो ये पूरा नाम अगर याद नहीं रहता है तो सिंपल नोकार्डिया याद रखो, स्यूडोमोनास याद रखो, निजेरिया गोनोरिया याद रखो, स्टेप ऑरियस रखो, जो आपको याद रह सके उसको याद रखो। क्लेबिसिला, प्रोटियस, ये याद रखना कि जहाँ पर भी क्लेबिसिला आएगा वहाँ पे प्रोटियस जरूर आता है, ठीक है, तो ये याद रखना। हेमोफाइलस हो गई, कोलाई हो गई, ये सब तो कॉमन बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो ये सब इसका इटियोलॉजी है, ठीक है। और माइकोबैक्टीरिया भी, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है लेप्टाई है, ये भी इसका इटियोलॉजी में आता है। 3 पैथोजेंस कैन इन्वेड नॉर्मल इंटैक्ट एपिथेलियम, नॉर्मल एपिथेलियम को भी इन्वेड कर देता है, वो कौन कौन सा है, निजेरिया गोनेरी, निजेरिया मेनिंजाइटिस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ये CNN न्यूज़ से याद रखोगे, CNN न्यूज़ आपने देखा होगा कि CNN बहुत ज़्यादा चलता है, तो निजेरिया याद रखना, निजेरिया दोनों टाइप का कॉर्निबैक्टीरियम, तो ये इसका टाइप हो गया। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो प्री डिस्पोजिंग में देखो एपिथेलियम डैमेज है किसी वजह से, ट्रॉमा हो गया, तो वहाँ पे बैक्टीरिया, अगर उसको मिट्टी लग गया, सॉइल लग गया, कुछ भी धूल कण आ गया, तो वहाँ पर उसमें बैक्टीरिया है, तो एपिथेलियम डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे लॉज कर गया। माइन्यूट फॉरेन बॉडी अगर आँख में चला गया है तो वो भी बहुत सारे बैक्टीरिया को लेकर पहुँचेगा। और देखो मान लो मिस डायरेक्टेड आईलेस, आईलेस जो है आपका आई लीड के ऊपर में, वो भी अगर डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होकर के टर्न करके आई में चला गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रेवलेंट ऑर्गेनिज्म जो नाम बताया मैंने वो सब याद रखना। पुअर रेसिस्टेंस, जो आपने देखा होगा कि रेसिस्टेंस कॉर्निया को, आई बॉल को बचा करके रखता है, जैसे कि विटामिन ए है, अगर उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो उसमें जीरोसिस केरेटोमलेशिया में रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, पुअर हो जाएगा रेसिस्टेंस, तो फिर जो बैक्टीरिया आएगा उसको मार नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा। प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन है, प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन है, तो उसकी वजह से भी आपको डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रहा है। इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशन में जो है एपिथेलियम का डैमेज होगा। कॉर्नियल इडिमा लीड्स टू डिस्क्वामेशन ऑफ एपिथेलियम, कॉर्नियल इडिमा हो रहा है, मान लो इंट्राओकुलर टेंशन बढ़ा हुआ है, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से जो है कॉर्नियल इडिमा भी हो जाएगा, तो ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बन जाएगा। न्यूरोबायोलिटिक केराटिटिस हो सकता है, जिसमें हर्पी जोस्टर हो गया, लेप्रेसी अगर हो रखा है उसको, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सपोजर टू द कॉर्निया ड्यू टू द प्रोप्टोसिस, 7 नर्व पाल्स, जो आपका 7th नर्व है, फेशियल नर्व है, उसका पाल्सी में भी हो सकता है। प्रोप्टोसिस में मान लो कहता है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ गया, तो एक्सपोजर हो गया कॉर्निया का एटमॉस्फेयर में, तो डायरेक्टली सारा बैक्टीरिया सब आकर के आई में आ रहा है, टीयर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में क्या क्या, एपिथेलियल डैमेज हो गया, वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म जो नाम दिया, और रेसिस्टेंस हो रखा है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की वजह से, या कॉर्नियल इडिमा हो रखा है, न्यूरोपैरालिटिक केराटिटिस हो रखा है, और एक्सपोजर टू कॉर्निया डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट हो रखा है। स्टेज ऑफ कॉर्नियल अल्सर में आप देखते हैं तो स्टेज क्या क्या है इसका, तो देखो 3 स्टेज है। सबसे पहला जो है प्रोग्रेसिव स्टेज है, क्या क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेज है, रिग्रेसिव स्टेज है, हीलिंग स्टेज है। सबसे पहले तो स्टेज प्रोग्रेस करता है, फिर रिग्रेस करता है, और फिर डायरेक्टली हील करता है। कैसे हील करता है, तो अल्सर के फॉर्म में हील करता है। तो ये याद रखना कि कॉर्नियल अल्सर पहले तो आपका प्रोग्रेस करेगा,
इन्फिल्ट्रेट करेगा जहाँ पे ग्रे जोन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बाय पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड जो है आपका यानी कि न्यूट्रोफिल है। लोकलाइज नेक्रोसिस होता है और जो सिक्वेस्ट्रम स्लविंग ऑफ सिक्वेस्ट्रम यानी कि धीरे धीरे उस लेयर में इन्फिल्ट्रेट किया, लोकलाइज नेक्रोसिस हो गया, सॉसर शेप्ड अल्सर वहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, ओवरहैंगिंग एज ड्यू टू इडिमा कैरेक्टरिस्टिक। देखो स्टार्टिंग में प्रोग्रेस कैसे करेगा, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेगा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड, उसके बाद लोकलाइज नेक्रोसिस होगा, स्लविंग ऑफ सिक्वेस्ट्रम होगा यानी जो उसका लेयर मेंटेन है उसका लेयर धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होगा और वहाँ पे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड की वजह से जो है पेरिफेरल फ्लूइड्स आना स्टार्ट होगा तो कॉर्नियल इडिमा हो जाएगा। कॉर्नियल इडिमा हो जाएगा तो वहाँ पे आपको सॉसर शेप्ड अल्सर दिखेगा। सॉसर शेप्ड किस बोलते हैं, साउस यानी कि आप देखा होगा कि साउस जो आपने सूप वाला जो प्लेट होता है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका प्लेट दिख रहा है और इसमें जो ये छोटा छोटा इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज हो गया। उसके बाद रिग्रेस करता है, ये जो आपका इडिमा हुआ रिग्रेस करेगा, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो रिग्रेस करेगा तो रिग्रेसिव स्टेज में देखने को मिलता है। तो क्या होता है उसमें, तो जो डेड मटेरियल है इसके अंदर में जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड इसको खाया है उसके बाद बर्बाद किया है तो डेड मटेरियल इज थ्रोन ऑफ एंड द इडिमा सबसाइड, इडिमा कम हो जाएगा, जो लोकलाइज नेक्रोसिस हुआ था वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और फ्लोर एंड एज ऑफ द अल्सर आर स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट। जो पहले क्या था इरेगुलर था इसका सरफेस, अब वो क्या हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ, ठीक है, एज जो है रेगुलर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ये डिग्रेशन में देखने को मिलता है। और इसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ हो गया तो अब क्या होगा हीलिंग स्टेज आता है, तो उसमें जो है माइन्यूट सुपरफिशियल वेसल्स ग्रो इन फॉर्म ऑफ लिम्बस के पास जो है पेरी सिलियरी वाला जो ब्लड वेसल्स था वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा इसके पेरीफेरी में, साइड साइड से पेरीवास्कुलर छोटा छोटा माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर इसमें घुसना स्टार्ट करेगा, ब्लड इसको पहुंचाना स्टार्ट करेगा और फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और जैसे ही ब्लड वेसल्स ग्रो करेगा तो कैसे ये हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होने लगेगा इसके अंदर में और जो गैप फील उसमें था उसको फील करना स्टार्ट करेगा और इसकी वजह से क्या होगा इरेगुलर अरेंजमेंट होगा फाइब्रस टिश्यू का और इसकी वजह से आपका अगर फाइब्रस टिश्यू कहीं पर भी जाएगा तो कॉर्निया को स्ट्रेच करेगा तो उसकी वजह से ओपेसिटी हो जाएगा और जो है न्यू फाइबर रिफ्लेक्ट्स द लाइट इरेगुलरली। अब जो मान लो इतना है कॉर्निया का न्यू फाइब्रस टिश्यू बना है वो लाइट आने के बाद क्या करेगा उसको इरेगुलरली रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। एज बाउमेंस मेम्ब्रेन नेवर रीजनरेट, बाउमेंस मेम्ब्रेन कभी रीजनरेट नहीं करता, बाउमेंस मेम्ब्रेन के पास रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या करता है परमानेंट ओपेसिटी डैमेज करा देता है, परमानेंट ओपेसिटी बना देगा कॉर्निया का डैमेज होने के बाद। तो ये हो गया इसका स्टेज, कौन कौन सा स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज, रिग्रेसिव स्टेज, हीलिंग स्टेज। तो जो इन्फ्लामेशन का आपको स्टेज है ना नेक्रोसिस का स्टेप है तो वो अगर याद रखोगे तो आप आराम से इसको लिख पाओगे, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होता है, सिम्टम्स इसका जो है ना सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फ्लामेशन कहीं भी होता है तो उसका चार काउच है तो याद रखना, वो लिख दोगे तो कहीं भी गलती नहीं होगा। पेन होता है तो रीजली सप्लाइड बाय द ऑप्थेल्मिक डिवीजन फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है नेजुसिलियरी ब्रांच से सप्लाई होता है तो ये प्योर सेंसरी है, तो प्योर सेंसरी है तो ये पेन होगा, फोटोफोबिया होगा क्योंकि इरेगुलरली आपका लाइट रिफ्रैक्ट होकर के जा रहा है तो फोटोफोबिया होगा यानी कि आपका जो है सेंसिटिविटी लाइट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, फोटोफोबिया। इंपेयरमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी अकर्स ड्यू टू कॉर्नियल ओपेसिटी। अब मान लो कि कॉर्नियल अल्सर हो गया सरफेस पे तो लाइट यहाँ से अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा विजुअल एक्यूटी फील्ड जितना बड़ा होना चाहिए एक्यूटी इसका डिक्रीज हो जाएगा, इंपेयरमेंट हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा और इसके वजह से जो है इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा बैक्टीरिया को ढोने के लिए लैक्रामेशन होगा, टीयर आएगा, आंसू आएगा तो वहाँ पे लैक्रामेशन एक्सेसिव रिफ्लेक्स टीयर प्रोडक्शन होगा, एक्सेसिव रिफ्लेक्स टीयर प्रोडक्शन होगा। तो ये याद रखोगे, पील से याद रखोगे, कैसे याद रखोगे पील से, फोटोफोबिया पील, ठीक है, पील से याद रखोगे, P2 याद रखना पेन, फोटोफोबिया, लैक्रामेशन और इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी। तो ये हो गया आपका साइन। तो देखो साइन ऑफ क्या दिखेगा, ब्लेफेरोस्पाज्म देखने को मिलेगा, टाइट क्लोजर ऑफ द आईलिड स्पेशली इन चिल्ड्रन, मतलब कि कोशिश करेगा कि धोने, मतलब कि जो आपका बैक्टीरिया का इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है, न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है उसको क्या करेगा टाइट क्लोज करने की कोशिश है, ब्लेफेरोस्पाज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, बाहर से ही आप देखोगे तो ओपेसिटी उसमें दिखेगा कॉर्निया में, इन्फिल्ट्रेशन एंड इडिमा की वजह से आपको ओपेसिटी देखने को मिलेगा। सिलियरी कंजेशन हो रखा होगा, उसके सिलियरी मसल जो है उसमें कंजेशन हो रखा होगा, विथ कंजक्टिवल हाइपरेमिया इज प्रेजेंट, कंजक्टिवा में भी ब्लड वेसल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो रखा होगा तो उसकी वजह से कंजक्टिवा हाइपरेमिया हो रखा होगा, वहाँ पे पूरा रेड रेड आपको दिखेगा। हाइपोपियन और पस आपको दिखेगा ही दिखेगा एंटीरियर चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर के आगे प्रूलेंट है तो वहाँ पे आपको पस कलेक्शन दिखने को मिल सकता है। तो ये हो गया इसका साइन। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, डायग्नोसिस करोगे कैसे, तो कॉर्निया में आप क्या करोगे स्टेन डालोगे, कौन सा डालोगे स्टेन, फ्लोरोसिन स्टेन डालोगे, फ्लोरोसिन डाई डालोगे, वहाँ से आप स्टेन करोगे कॉर्निया को। आपने ऑप्थेल का जब वाडूटी क्या होगा तो वहाँ पे देखा ही होगा। देखो सुपरफिशियल स्टेनिंग करते हैं तो ये क्या करता है सुपरफिशियल स्टेनिंग में स्टेन करता है मार्जिन ऑफ द अल्सर, ब्राइट ब्रिलियंट ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, जब आप डालोगे तो उसमें आपको ग्रीन कलर का जो है ब्राइट लाइट देखने को मिलेगा। मेथड कैसे करते हैं, फ्लोरोसिन डाई को लेते हैं, स्टील कंजक्टेबल शेक में हम लोग डालते हैं और वहाँ पे या हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं या जो है आप स्ट्रिप देखे होगे एक फ्लोरोसिन स्टेन को लगाने वाला एक पतला सा इस टाइप का आता है तो उसके कॉर्नर पे इसे डालते हैं ड्रॉप और फिर उसको इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं किसमें हम लोग कंजक्टेबल शेक में। तो इसकी वजह से फ्यू सेकंड आंख बंद करके रखने बोलते हैं और एक्सेस डाई जो है वॉश ऑफ हो जाता है, नॉर्मल सलाइन से हम लोग वॉश ऑफ कर देते हैं उसके बाद और कुछ देर के बाद देखेंगे तो उसमें आपको ग्रीन कलर का लाइट दिखेगा। और दूसरा होता है डीप स्टेनिंग, डीप स्टेनिंग में क्या होता है स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन डिफेक्ट्स, ग्रास ग्रीन कलर का दिखेगा और जो है इंडोथेलियम वो येलो कलर का दिखेगा, इंडोथेलियम येलो कलर का दिखेगा और जो आपका स्ट्रोमा है वो ग्रास ग्रीन
ग्रीन कलर का दिखेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लोरोसेंट डाई इन द कंजक्टिवल सेक द लिड्स आर केप्ट क्लोज्ड। तो इसमें जो है सुपरफिशियल में आँख क्लोज करने नहीं बोलते हैं, लेकिन डीप में आप आई को क्लोज करने बोलते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। और एक्सेस आई जो है आप नॉर्मल सलाइन से दो, बाकी फिर आप उसको देखोगे। तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं जहाँ पे आपको इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलेगा, अल्सर का इरेगुलर मार्जिन देखने को मिलेगा एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में। तो ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, पहले तो स्टेन किया, उसके बाद स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर लिया, तो ये आपका डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। इसके साथ में आप क्या क्या कराओगे, ब्लड का पिक्चर करा लोगे, ESR करा लोगे, CBC करा लोगे, न्यूट्रोफिल का वैल्यू देख लोगे, ESR का वैल्यू देख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप ESR देख लोगे, तो ये सब आप डायग्नोसिस में लिख दोगे। कॉर्नियल ओपेसिटी क्या कराओगे, कॉर्नियल ओपेसिटी जब कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है इसका, कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलता है। तो ये 3 तरह का होता है, एक तो होता है नेबुला देखने को मिलता है, मैक्युलर देखने को मिलता है, ल्यूकोमा देखने को मिलता है। तो ये 3 तरह का आपको कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिल रहा है। तो कॉर्नियल ओपेसिटी मोस्टली जो है आपका किसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि बॉमेंस मेम्ब्रेन रीजनरेट नहीं कर पाता है। बॉमेंस मेम्ब्रेन अगर ओपेसिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे आपको कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलेगा। तो और कॉर्नियल स्कार इन्वॉल्व किसको इन्वॉल्व करता है, बॉमेंस मेम्ब्रेन को और सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा को। तो ये दोनों लेयर जो है रीजनरेट नहीं करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको स्लाइट ओपेसिटी देखने को मिलता है, वेरी फेंट देखने को मिलता है, बहुत कम होता है नेबुलर में, बहुत कम सरफेस पे सुपरफिशियल लेयर पे होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलता है। ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ नेबुला क्या होता है, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। जो मान लो कहता है लाइट यहाँ आ रही है, सबका रिफ्रैक्टिव पॉइंट अलग अलग हो जाता है। तो ये लाइट यहाँ आई तो यहाँ पे पॉइंट किया, ये लाइट यहाँ आई तो यहाँ पॉइंट किया। तो इस तरीके से जो है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे जो है अलग अलग इमेज बनाने का कोशिश करेगा। तो अलग अलग जगह पे इमेज बनाएगा, तो यानी कि नेबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नेबुला जैसा आपको फील होगा। जैसे आप कोई पानी का बूंद देखे होगे तो उस पर अगर कोई लाइट पड़ रही है तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो वैसे सेम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पे दिख रहा होगा। फिर जो है अपने इसके बाद क्या देखेंगे, मैक्युला में देख लेते हैं। तो कॉर्नियल ओपेसिटी इज डेंस, वहाँ पे जो कॉर्नियल ओपेसिटी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पे डेंस था। और जो है ये हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्ट्रोमा का जो हाफ थिकनेस है मैक्युला, ये इन्वॉल्व कर लेता है। ये नेबुला में तो सुपरफिशियल लेयर कर रहा था स्ट्रोमा का, लेकिन मैक्युला में हाफ से ज़्यादा कर लेता है। फाइन डिटेल्स ऑफ डीपर स्ट्रक्चर आर ऑब्जर्व पार्शियली, जो आप अंदर का स्ट्रक्चर है फाइन डिटेल्स देखने को मिलता है। डीपर स्ट्रक्चर जो है स्ट्रोमा में केरेटोसाइट है या एंडोथेलियम लेयर है, डेस्मेंस मेम्ब्रेन है, वो आपको दिखेगा, ठीक है, पार्शियली दिख सकता है। अब इसके बाद देखो ल्यूकेमिया है, थिक वाइट डेंस एंड टोटली ओपेक स्कार, ये कंप्लीट लेयर ऑफ स्ट्रोमा को कवर कर लिया, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोमा। ल्यूकोमा मतलब कि ऐसे ल्यूक से क्या मतलब समझते हो, वाइट, तो पूरा वाइट हो गया, स्ट्रोमा का पूरा लेयर इन्वॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट जो है फुल लेयर इन्वॉल्व हो गया, और इसकी वजह से ओपेसिटी दिख रहा है, पूरा का पूरा ओपेसिटी हो रखा है। तो जो है आपको ल्यूकोमा में कुछ भी अंदर का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, क्योंकि कंप्लीट ओपेसिटी हो रखा है। तो ये देखो नेबुला का छोटा सा लेयर इन्वॉल्व हुआ है, और मैक्युला में जो है आधा जो है सामने वाला लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो है स्ट्रोमा का थोड़ा सा लेयर इन्वॉल्व हो गया है। और इसमें ल्यूकोमा में क्या हुआ है, ल्यूकोमा में आपको बॉमेंस मेम्ब्रेन का लेयर और जो है स्ट्रोमा का पूरा लेयर लगभग में इन्वॉल्व हो गया है। तो इसकी वजह से कंप्लीट ओपेसिटी दिख रहा है। ये हो गया आपका ओपेसिटी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्टेटिक सिसेट्रिक्स। अब देखो क्रेटेक्सिया मतलब कि क्या होता है, बल्जिंग फॉरवर्ड, मतलब कि थीन होगा, अल्सर होगा, इन्फ्लेटेशन हो रखा है, नेक्रोसिस हो रखा है, एडिमा हो रखा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर लगेगा तो बल्ज फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और जो है सिसेट्रिक्स मतलब कि फाइब्रस स्कार, जो आपका फाइब्रस स्ट्रक्चर बन रहा था तो वो कभी कभी बल्ज करने का कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं एक्टेटिक सिसेट्रिक्स। देयर इज अ मार्क्ड थिनिंग ऑफ द साइट ऑफ द अल्सर, वहाँ पे थीन हुआ है, बल्ज फॉरवर्ड, बल्ज किया बाहर, प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर, यानी कि नॉर्मल प्रेशर भी अगर है तो उसमें भी बल्ज कर जा रहा है। देयर इज नो आइरिस एडिशन टू द कॉर्निया, यहाँ पे जो है आइरिस एडिश नहीं होगा। सिसेट्रिक्स में बिकम कंसोलिडेट हो सकता है एंड बाद में फ्लैट कर जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे एक्टेटिक सिसेट्रिक्स, ये जो आपको लाल लाल दिख रहा है ये आइरिस है, तो ये कॉर्निया से एडेरेट नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर, स्ट्रोमा का लेयर और बाकी सब लेयर जो है बल्ज कर गया फाइब्रस टिश्यू की वजह से, तो ये बल्ज कर गया, तो इसको बोलते हैं एक्टेटिक सिसेट्रिक्स। उसके बाद जो है अगर मान लो स्ट्रक्चर आगे बाहर का हर्निएशन, डेस्मेंस मेम्ब्रेन का हर्निएशन हो गया तो उसको बोलते हैं डेस्मेटोसील। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा के अंदर का लेयर क्या है, डेस्मेंस मेम्ब्रेन, अगर वो उसका हर्निएशन हो गया तो उसको बोलते हैं डेस्मेटोसील। तो वही है डेस्मेटोसील। बहुत सारा अल्सर में आपको डेस्मेंस मेम्ब्रेन का बल्जिंग बाहर देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, न्यूमोकोकस में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। और सेप्टिक ऑर्गेनिज्म जो भी है ये रेपिड करता है ना, तो इसकी वजह से डेस्मेटोसील देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा जो है परफोरेशन, कॉर्निया में इतना थिन हो गया कि वो परफोरेट कर दिया कभी कभी, तो सडन स्ट्रेन कफ सीनीज की वजह से हमको कॉर्निया में बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो गया, टेंशन होने की वजह से जो है परफोरेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशन और परफोरेशन का कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या हो सकता है, अगर परफोरेशन होगा तो आइरिस बाहर आ जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ आइरिस हो सकता है, ठीक है। एंटीरियर सिनिकी हो सकता है, एडिशन ऑफ आइरिस हो सकता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया पर, और एडहेरेंट ल्यूकोमा हो सकता है, ल्यूकोमेटस ओपेसिटी इन विच आइरिस टिश्यू इज इनकैप्सुलेटेड, और ये आपको परफोरेशन की वजह से देखने को मिल सकता है, प्रोलैप्स हो जाएगा, बाहर का अंदर का सब्सटेंस बाहर आ जाएगा। एंटीरियर सिनिकी मतलब होता है एडिशन, एडहेरेंट ल्यूकोमा हो सकता है, यानी कि आपका जो है ओपेसिटी होने, ल्यूकोमेटस ओपेसिटी जो मैंने बताया था कॉर्नियल ओपेसिटी का कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें आइरिस टिश्यू जो है इनकैप्सुलेटेड कर जाएगा, तो इसकी वजह से एडहेरेंट ल्यूकोमा देखने को मिल सकता है। एडहेरेंट ल्यूकोमा यहाँ पे देख लो आप, एडहेरेंट ल्यूकेमिया जो आपका ये क्या है, ल्यूकोमेटस स्ट्रक्चर है, यानी कि ल्यूकोमा फॉर्म हो गया है, उसका कंप्लीट लेयर ऑफ स्ट्रोमा और जो बॉमेंस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, और इसमें जो है आइरिस आपका एडहेरेंट हो गया है, तो एडहेरेंट होने की वजह से जो है आइरिस पूरा का पूरा
फॉर्म कर दिया है एक एडहेरेंट स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एडहेरेंट लिगोमा। ठीक है, इसमें नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर रहता है। एंटीरियर स्टेफाइलोमा भी देखने को मिल सकता है आपका, स्टेफाइलोमा स्क्लेरा का जो है बल्जिंग हो गया है आगे। इसमें प्रोट्रूजन ऑफ कॉर्निया हो गया आगे, लिकोमाटस यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये आइरिस का एडिशन दिख रहा है। इसमें जो है नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर हो सकता है या इंक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर हो सकता है एंटीरियर स्टेफाइलोमा में, लेकिन एडहेरेंट लिकोमा में नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर रहता है। उसके बाद जो है एंटीरियर स्टेफाइलोमा हो गया, कॉर्नियल फिस्टुला देखने को मिल सकता है, एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियस में जो है आपको कैटरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। ये डिसलोकेशन और सबलक्सेशन ऑफ लेंस, क्योंकि अगर मान लो आइरिस खींचेगा आगे तो सिलियरी मसल्स लूज होगा, सिलियरी मसल्स लूज होगा तो उसका सबलक्सेशन लेंस का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, इंट्राओक्युलर हेमरेज होगा, टेंस हो जाएगा सिलियरी वेसल्स का, अगर मान लो बहुत ज़्यादा उसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, इंट्राओक्युलर हेमरेज हो सकता है। ओपेसिटी देखने को मिल सकता है, स्टेफाइलोमा, लिकोमा, फिस्टुला, परफोरेशन, सबलक्सेशन, इंट्राओक्युलर हेमरेज देखने को मिल सकता है, प्रूलेंट एरोडेसेक्लाइटिस या पेनऑप्थेल्माइटिस, ये सब देखने को आपको मिल सकता है। तो ये आपका कॉर्नियल का कॉम्प्लिकेशन हो गया कॉर्नियल अल्सर का। तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, देखो ट्रीटमेंट के लिए ना आप सिंपल देखोगे, इन्फ्लामेशन हो रखा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी तो देंगे, पेन हो रखा है तो एनाल्जेसिक दे रखेंगे। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल आई को कंट्रोल करेंगे, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक तो देंगे, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन करेंगे तो कैसे देखें कंट्रोल करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रॉप देकर करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि हमको क्लियर पता नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया, तो उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिए। ठीक है, ऑइंटमेंट दे सकते हैं या ड्रॉप यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली 4 से 6 टाइम्स एक दिन में यूज कर सकता है वो, या सब कंजक्टाइबल इंजेक्शन भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक का। इसकी वजह से आपका कंट्रोल होगा इन्फेक्शन का। क्लीन करना है आपको, आँख को बार बार धोना है, वो सलाइन से हम लोग को इरिगेट करना है। जो आपका हो रखा है मान लो अल्सर, तो उसको हम लोग नॉर्मल सलाइन से वॉश कर देंगे, या कौन सा देखो सेटापी कार्ब लोशन आता है, उससे हम लोग नेक्रोटिक टिश्यू मटेरियल को, टॉक्सिन को, सेक्रेशन को हम लोग वॉश आउट करते हैं। दूसरा जो है हीट जो है प्रिवेंट करता है स्टेसिस को, इनक्रीज रिपेयर ऑफ द अल्सर। अल्सर को हम लोग हीट अगर देंगे, और फॉर्मेंटेशन आपने देखा होगा कि हीट जहाँ पर भी अगर डाल के रखते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल का जो है इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद रेस्ट देंगे, 1% एट्रोपिन, 1% एट्रोपिन देंगे, ड्रॉप में दे सकते हैं या ऑइंटमेंट में दे सकते हैं, 2 से 3 टाइम देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, सिलियरी मसल्स पैरालाइज हो जाता है और इसकी वजह से हमारा आई कंफर्टली आराम से रह पाता है, तो जो है सिलियरी मसल्स का स्पाज़म नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, 1% एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, पैड और बैंडेज की वजह से हम लोग आई बॉल को रेस्ट दे सकते हैं। अगर मान लो रहता है आई को बंद करके उसके ऊपर हम लोग पैड और बैंडेज लगा दिए तो आई बॉल रेस्ट हो पाएगा, उस पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पैड बैंडेज से दे दिए, डस्ट से बचा सकते हैं, विंड और हार्मफुल एक्सटर्नल एजेंसी से हम लोग पैड करके लगा करके बैंडेज लगा करके हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आपका ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो है आप लोग डार्क ग्लास धूप से बचने के लिए या कंजक्टाइवल डिस्चार्ज से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डार्क ग्लास हम लोग यूज कर सकते हैं। हीलिंग स्ट्रक्चर है तो ये ट्रीटमेंट डाल दिए हैं। अब नॉन हीलिंग को कैसे करते हैं, अगर मान लो कहता है हील करने की कैपेसिटी अब नहीं बची है, जो नॉन रिजेनरेटिव जो लेयर है कॉर्निया का वो अगर बर्बाद खत्म हो गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए बाद हम लोग कॉटराइजेशन करते हैं। कॉटराइजेशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो कॉटराइजेशन में आप प्योर कार्बोलिक एसिड करते हैं, ये कैसे एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है और जो है कॉटराइजेशन की तरह काम करता है। तो प्योर कार्बोलिक एसिड यूज कर सकते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 10 to 20% यूज कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है आप कॉटराइजेशन की तरह यूज कर सकते हैं। और पैरासिंथेसिस एक्वस जो है रिलीज स्लोली बाय मेकिंग एन ओपनिंग इन द टेम्पोरल क्वाड्रेंट ऑफ कॉर्निया। जो आपका क्वाड्रेंट है टेम्पोरल साइड का कॉर्निया का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ओपनिंग करते हैं। इसकी वजह से एक्वस जो है स्लोली रिलीज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिंथेसिस। जैसे आपने थोरेक्स में देखा होगा कि पस कलेक्शन हो तो उसके लिए हम लोग पैरासिंथेसिस करते हैं, एस्पायरेट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सेम यहाँ पर भी कॉर्निया में भी परफोरेट करते हैं। और कंजक्टाइवल फ्लैप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर का हटा करके वहाँ पे हम लोग कंजक्टाइवल फ्लैप लगा दिए तो ये आपका हील कर सकता है। थेरेपेटिक केरेटोप्लास्टिक करते हैं, केरेटोप्लास्टिक हम लोग डिटेल में देखेंगे। ट्रांसरेपी कर सकते हैं हम लोग, और अंडरलाइन काउच को हम लोग ट्रीट करेंगे। तो केरेटोप्लास्टी हो गया, ट्रांसरेपी हो गया। तो केरेटोप्लास्टी में हम लोग ग्राफ्ट यूज करते हैं और ट्रांसरेपी में जो हम लोग का अल्सर हो रखा है उसको हटाते हैं और एक्सपोजर केरेटाइटिस को हम लोग बचाते हैं, जो एक्सपोज हुआ है उसको रिमूव कर दिए। तो ट्रांसरेपी हो गया और केरेटोप्लास्टी हो गया, कंजक्टिवल फ्लिप हो गया, पैरासिंथेसिस हो गया। तो ये आप याद रखना कि नॉन हीलिंग में ये सब यूज कर सकते हो। और हीलिंग में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी जो उसका काउज है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉर्नियल अल्सर, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग फंगल अल्सर और वायरल अल्सर देख लेंगे।